सभी क्रांतिकारी साथियों को हमारा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, यहाँ पर जीता वही जो डरा नहीं। इसीलिए कहते हैं किया वो भीम बाबा ने जिसे कोई कर नहीं सकता, किया वो भीम बाबा ने जिसे कोई कर नहीं सकता। हमदर्द सब बनते हैं मगर दुख हर नहीं सकता। इसीलिए मानते हैं बाबा साहेब को अवतार से बढ़कर, क्योंकि अमर दुनिया में है बाबा, कभी वो मर नहीं सकता। साथियों सोचो, अगर आज हमें न पढ़ने का अधिकार हो, न पानी पीने का अधिकार हो, न लिखने का अधिकार हो, न खाना खाने का अधिकार हो, न संपत्ति रखने का अधिकार हो, न व्यापार क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार हो, न हमें खेतों में किसानी के लिए खेती करने का ना अधिकार हो, तो सोचो आज हमारी ज़िंदगी कैसी कटेगी। एक बार सोच के देखिए, फिर हमें कमेंट में बताइए। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर हम आपको लेके चलेंगे कि आप की जो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोचो आज अगर हमारे पास पानी पीने का अधिकार ना हो, पानी से ही ले लेते हैं, पानी पीने का अधिकार ना हो तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। समझ लीजिए, नलकूप तो दूर, यहाँ तक कि तालाब का पानी पीने का अधिकार हमें नहीं था। जब बाबा साहेब ने सबसे पहले आंदोलन, बताओ इस देश में अगर पानी पीने के लिए आंदोलन किए जाते हैं तो सोचो उस समय 1950 के पहले क्या होता रहा होगा। ये बाबा साहेब आंदोलन करते हैं और आंदोलन करने के बाद में जब तालाब पर जाते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग उन पर पत्थर फेंकते। उनके काफ़ी साथीगण जो थे, जो उनके साथ में थे, वो काफ़ी घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि बाबा साहेब भी घायल हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहेब को बीच में रख करके, क्योंकि बाबा साहेब के लोगों के पास में हथियार डंडे नहीं थे और वो अचानक से हमला कर दिए थे बाबा साहेब के ऊपर, तो बाबा साहेब वहाँ से बचते बचाते आए अस्पताल और दवा करवाने के बाद बाबा साहब पीछे नहीं हटे। क्योंकि आज हमने अभी आपको बताया कि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं साथियों, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही यहाँ पर जो डरा नहीं। तो वही बाबा साहब ने किया था कि बाबा साहब ने फिर एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद में उस पर काफ़ी अपने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में पानी के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया और आंदोलन इतना उग्र हुआ कि वो आंदोलन थाने से पहले थाने में पहुंचा, फिर इसके बाद में कोर्ट में जा पहुंचा। तो मुंबई की लेजिस्लेटिव असेंबली में जब उसमें यही नाम था उसका, तो जब पहुंचा तो वहाँ जब जज ने जजमेंट सुनाया तो बाबा साहब के पक्ष में सुनाया। क्योंकि बाबा साहब की दलीलें इतनी अच्छी होती थी, इतनी सटीक होती थी दलीलें कि आज तक कोई भी वकील उनकी दलीलें जैसी वो दलीलें करते थे अभी तक कोई कर नहीं पाया है। क्योंकि बाबा साहब ने बिल्कुल बारीकी से पढ़ाई की थी, बारीकी से। तो जब पानी पीने का अधिकार हमें मिला, बाबा साहब ने फिर हमें मंदिर के दरवाजे खोलने का अधिकार दिया। लेकिन जब आंदोलन बाबा साहब ने किया तो वो तो सही था, लेकिन हमारे लोगों ने गलत समझा। कुछ लोग तो अभी भी विडंबना में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उनको पता है, जो मनुवादी यानी कि अंधविश्वासी लोगों की व्यवस्था है, अंधविश्वासी पाखंडवादी लोग हैं, अभी भी हमारे लोगों को बहकाते हैं कि तुम क्यों चक्कर में पड़े हो, अरे बाबा साहब को पढ़ो। बाबा साहब ने तो मंदिर में जाने के लिए आंदोलन किया था और तुम मंदिर में ना जाने के लिए आंदोलन कर रहे हो। तो काफ़ी लोग जो हमारे शिक्षित लोग हैं, शिक्षित भाई लोग हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, वो तो बात को समझते हैं। जो हमारे लोग अभी पढ़े लिखे कुछ कम हैं, जो नहीं समझते हैं, वो चले जाते हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं। साथियों आज हम अच्छे कपड़े पहने हैं, हाथ में घड़ी है, जेब में पेन है, हर चीज़ है, हर चीज़ की व्यवस्था है, फ़ोन, बात करने की आज़ादी, सब हमें ये बाबा साहब ने दिलवाई है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो आज हम बाबा साहब का क्या योगदान रहा, क्योंकि
अभी हम इस पर एक नया वीडियो बनाएंगे जब बाबा साहब ने कब भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक में कब कदम रखा, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पूरा 1919 से लेके 1956 तक का सफ़र जो बाबा साहब का रहा वो हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और साथ ही तैयार भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से आपको समझा नहीं सकते हैं तो आप हमारा समझाना ही बेकार है। तो आज बाबा साहब के बारे में हम बताएंगे कि कैसे बाबा साहब ने इस भारत में क्या क्या योगदान दिया है। तो साथियों, छोटा सा वीडियो है, वीडियो पर बने रहिए अंत तक, स्किप मत करिए। और साथियों, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कब तक अकेले दौड़ेंगे, कभी ना कभी तो हार मानना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब उस वक्त बाबा साहब को अकेले थे, अब फिर भी उन्हें सपोर्ट लोग करते थे और बाबा साहब पीछे नहीं हटे थे। हमें भी नहीं हटना चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर। तो साथियों, बाबा साहब ने क्या योगदान दिया है हम ये इस वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या योगदान दिया है। हम लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब ने क्या किया है, तो हम डायरेक्ट हमारी काफ़ी लोगों से बहस हुई है, जो हमसे लोगों ने पूछा है कि बाबा साहब ने क्या किया है, बड़ी बड़ी बातें मारते हो। तो हमने सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछा जो आज दिन तक ना कोई दे पाया है और ना ही दे पाएगा, ये हमारी गारंटी है। हमने यही पूछा कि आप पूछते हो कि बाबा साहब ने क्या किया, हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि बाबा साहब ने इस भारत के लिए क्या नहीं किया है। जब साथियों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में जब दाखिला लिया बाबा साहब ने, तो करीब वही 1918 या 1917 का दौर रहा होगा। तो पॉलिटिक्स समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, क्योंकि जो बड़ौदा नरेश की तरफ से फेलोशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो समाप्त हो गई थी। तो अतः वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में MSc और DSc और विविध संस्थान में पारेटला की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया, क्योंकि जो बड़ौदा नरेश ने स्कॉलरशिप दी थी बाबा साहब को, क्योंकि उसमें शर्त रखी थी कि आपको पढ़ाई करने के बाद में आपको हमारे राज्य में नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने शर्त मंजूर कर ली थी। आगे स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रहने को कोई घर देने को तैयार नहीं था। गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही बम्बई वापस लौट आए। समझ लीजिए 1919 में साथियों, जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के पास नौकरी करने गए थे तो पूरे शहर में घूमे थे बाबा साहब, दर दर हर जगह डबल किराया देने के लिए तैयार थे। समझ लीजिए बाबा साहब को कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था, और जब रहे भी थे तो 2-4 दिन के बाद में उन्होंने भगा दिया था। तो लौटने के बाद में साथियों दलित प्रतिनिधित्व वहाँ परेल में डबल चाल और श्रम कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करनी हेतु पार्ट टाइम अध्यापक और वकालत कर अपनी पत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाहन किया। सन 1919 अब देखिए शायद सफ़र यहीं से शुरू होता है राजनीति का। बाबा साहब का जो राजनीति में कदम रखा था, तो बाबा साहब का सफ़र 1919 से ही सब शुरू होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ बरो आयोग दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी।
यानी कि जो साउथ वरो साइमन कमीशन जब भारत आया था 1919 में, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन होनी थी, गोलमेज सभाएँ होनी थी 30, 32, 31, 32 को। उसके लिए 1 साल पहले से 10 साल पहले से जो ब्रिटिश सरकार थी वो तैयारी कर रही थी कि क्योंकि जिस देश पर उनका वर्चस्व था क्योंकि वो देश भारत छोड़ना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे स्वराज की मांग चल रही थी, स्वराज की। तो योगदान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। साथियों, अभी एक बार फिर हम आपको सुना देते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनमें से निम्नलिखित मुख्य है। साथियों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बाबा साहब का योगदान ना हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बाबा साहब का योगदान ना हो। सबसे पहले हम सामाजिक एवं धार्मिक योगदान पर बात करें तो मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन, 1927 महड़ सत्याग्रह, वर्ष 1928 न्यायिक सत्याग्रह, वर्ष 1930 मेवाल की गर्जना, वर्ष 1935 जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 2027 से 56 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक परीक्षक पंच पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कमजोर वर्गों के छात्र छात्राओं को छात्रावासों, रात्रों, स्कूल, ग्रंथालयों तथा शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज संस्था 1924 के जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको साक्ष्य बनाया। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। समझ लीजिए, बाबा साहब निरंतर काम करते रहे। फिर उन्होंने, जब उनको समझ में आया कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो बाबा साहब ने अपनी जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए से मुंबई में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा भारतीय पाली भाषा वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में दीक्षा ली और भारत में बौद्ध धर्म पुनर्स्थापित करने अपने अंतिम ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रकाशित किया। जात पात तोड़कर मंडल वर्ष 1937 लाहौर के अधिवेशन के लिए तैयार किया। अभिभाषण को जाति भेद निर्मूलन नामक ग्रंथ में भारतीय समाज को धर्म ग्रंथों में व्याप्त मिथ्या अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक संपत्ति में अधिकार आदि का प्रावधान कर उनको कार्यवाहन के लिए वह जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। साथियों, आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक योगदान। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की
स्थापना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपयों की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत के प्रांतीय वित्त का विकास आधार पर देश में वित्तीय आयोग की स्थापना हुई। साथियों, कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति का उपाय बताया। औद्योगिक विकास और जल संचय, सिंचाई, कृषि और श्रमिक की उत्पादकता और आय का बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता के प्रगत खेती करना, जमीन में राज्य स्वाभाविक तथा राष्ट्रीयकरण के सरप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गठराज्य की स्थापना करना। यानी कि बाबा साहेब का हर क्षेत्र में यानी कि अब जब बाबा साहब किसानों की बात कर रहे थे तो उनमें कैसे हम सिंचाई के लिए प्रावधान कर सकते हैं, उनकी आय बढ़ाने की आय और राष्ट्रीयकरण की बात बाबा साहब करते हैं। इन पर अगर आपको पढ़ना है तो बाबा साहब की किताबें पढ़िए, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है साथियों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। बाबा साहब का अगर किसी भी महापुरुष पर वीडियो बनाने बैठ जाओ तो 1-2 घंटे में कुछ नहीं उनके बारे में बता सकते हैं, 1-2 घंटे में तो कुछ भी नहीं बता सकते हैं। और फिर उनके पास तो विशाल समुद्र से भी ज़्यादा ज्ञान था। उनको बताने बैठेंगे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर उनका ज्ञान ख़त्म नहीं होगा। काफ़ी हर क्षेत्र में बाबा साहब का योगदान रहा है। संविधान तथा राष्ट्र निर्माण में भी बाबा साहब ने लिखा है। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू साहित्य विधेयक पारित किया यानी करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। यानी कि जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब का नहीं पास हुआ था, उसमें काफ़ी विरोध हुआ था, तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं पर जो बात कही गई थी, महिलाओं के अधिकार पर, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, महिलाओं को तलाक जो लोग दे देते हैं उसमें संपत्ति, आधा अधिकार, ये सब बहुत सारी बातें थीं। लेकिन उस वक्त के हमारे मनुवादी लोगों ने क्या किया था, जो हमारे ही समाज की महिलाएं थी उनको बाबा साहब के खिलाफ़ खड़ा कर दिया था। इस वजह से काफ़ी विरोध हुआ था और वो हिंदू कोड बिल पारित नहीं हुआ था। इसके बाद में